कबीर मुस्ताक के दिमाग को पढ़ने की कोशिश कर रहा था कि आखिर इसके दिमाग में चल क्या रहा है। जब मुस्ताक कुछ नहीं बोला तो कबीर खुद आगे बढ़कर बोला, क्या सोच रहे हैं कमांडर? मुस्ताक, समझ नहीं आ रहा आरिफ कि ये सब हो क्या रहा है। हमारे सारे काम खराब क्यों हो रहे हैं? क्या कुछ है जो हमारी नज़र से छूट रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि अभी भी हम लोगों के बीच कोई जासूस है? अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब हम भी उन लोगों की गिरफ्त में होंगे। कबीर, आप ज़्यादा परेशान ना हो। मुझे लगता है कि जावेद अनवर को पकड़वाने में उस फिरदौस का ही हाथ है। वो तो जानता ही था आपके और जावेद के बीच होने वाले सौदे के बारे में। मुस्ताक सोच में पड़ गया। तुम सही कह रहे हो। ये सारी परेशानी उस गद्दार की वजह से हो रही हैं। अगले दिन सुबह तारा मौली देर से सोने की वजह से लेट उठी थी, तो जैसे ही वो जागी और टाइम देखा तो हड़बड़ाकर बाहर की ओर भागी। मौली अपने कमरे में तैयार होने दौड़ गई तो तारा किचन की ओर। हड़बड़ाहट में मौली का सिर अपने कमरे के दरवाजे पर जा लगा। वह अपना सिर पकड़ कमरे में घुस गई। तारा जैसे ही किचन के अंदर घुसने को हुई कि किचन से बाहर निकलती साहिबा से टकरा गई। दोनों गिरने से बाल बाल बची। बरामदे में बैठे राधा माँ, रोहन, तारा और मौली की इस हड़बड़ाहट को देखकर हंसने लगे। राधा माँ, अरे आराम से, इतनी भी देर नहीं हुई है। साहिबा हंसते हुए बोली, अरे चापली, क्या हुआ? ऐसे क्यों भाग रही हो सुबह सुबह? तारा, क्या करूं भाभी, नींद ही नहीं खुली और मैं लेट हो गई। आप लोगों ने भी नहीं जगाया। जल्दी से सभी के लिए नाश्ता बना देती हूँ, अभी तो नहाने का भी टाइम नहीं है। तारा आगे बढ़ती कि साहिबा ने उसे रोक लिया। पहले तुम थोड़ा शांत हो जाओ, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अंश आज थोड़ा लेट उठा था, इसलिए मैंने किचन का सारा काम कर दिया है और मौली का टिफ़िन भी पैक कर दिया है। वह फ्रेश होने गई है, तुम भी जाओ, फिर हम सभी आराम से बैठकर चाय पियेंगे। तारा ने खुश होते हुए साहिबा को गले लगा लिया। थैंक यू सो मच, मैं तो भूल ही गई थी कि जब आप यहाँ हो तो भला किस बात की फिक्र। अंश खेलने में मशगूल था। वह कभी इस कमरे में तो कभी उस कमरे में दौड़ लगा रहा था। थोड़ी देर बाद तारा, मौली सभी के साथ बाहर बरामदे में बैठकर चाय पी रही थी कि अंश वहाँ कुछ दूर आकर खड़ा हो गया। सब ये देखो, मुझे क्या मिला, एक नया खिलौना, कहते हुए उसने अपने पीछे छुपाकर लाए हुए खिलौने को सभी के सामने कर दिया। बाकी सभी तो उस खिलौने को देख थोड़ा हैरान थे कि आखिर यह है क्या, लेकिन उनके पास बैठी तारा, मौली की नज़र जब उस खिलौने पर पड़ी तो मौली के मुंह से चाय ही बाहर निकल गई और तारा जोर जोर से खांसने लगी। सभी ने एक बार उन दोनों की तरफ देखा और फिर उस खिलौने की तरफ देखने लगे। रोहन हंसा, ये क्या है? अंश, गुड्डा। तारा, मौली बेबसी से एक दूसरे की तरफ देखने लगी। इतने में वहाँ नमन, मुग्धा और चाची भी आ बैठे, क्योंकि पंडित जी ऋषभ की शादी की बात करने कभी भी आ सकते थे। वो भी उस पेलो को देखकर अब हंसने लगे। साहिबा, लेकिन ये बनाया किसने? तारा ने जल्दी से दुपट्टे से अपना मुंह छुपा लिया और मन ही मन सोचने लगी, मर गई तू तो, आज किसी को मुंह दिखाने लायक ही नहीं रहेगी। तेरे अजीबोगरीब आइडियाज के बारे में आज सभी को पता लग जाएगा। राधा माँ की नजर जब पिलो को पहनाई गई शर्ट पर पड़ी तो चौंकी। ये तो, कहते हुए उन्होंने तारा की ओर देखा जो मुंह छिपाकर बैठी थी। यह देख उन्होंने बात पलटी, पता नहीं किसकी है। मौली को तारा की इस हालत पर हंसी भी आ रही थी और तरस भी। मुग्धा ने सीधे अंश से ही पूछ लिया, बेटा ये आपको कहाँ से मिला? अंश, तारा चाची के बिस्तर पर रखा था और आप लोगों को तो इतना भी नहीं पता कि ये शर्ट कबीर चाचू की है। तारा चाची, आपने मेरे कबीर चाचू की नई शर्ट इस गुड्डे को क्यों पहनाई? अब सभी हैरान से तारा की तरफ देखने लगे। तारा का चेहरा शर्म से लाल हो गया। रोहन, भाभी ये क्या किया आपने? ये कहाँ से सीखा? नमन, वैसे है बड़ा अच्छा। सभी हंस पड़े। तारा सोच में पड़ गई कि क्या कहे। साहिबा, मौली और राधा माँ तारा की हालत को समझ रहे थे। इतने में वहाँ पंडित जी आ गए। तारा यह देख जल्दी से उठकर किचन में आ गई और एक तरफ खड़ी हो राहत की सांस लेने लगी कि तभी पीछे से राधा माँ, साहिबा और मौली भी वहाँ आ गए। राधा माँ, ऐसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम भी फौजियों की बीवियाँ हैं,
सब समझते हैं। हाँ, बस हमारा पागलपन पकड़ा नहीं जाता था। अब अकेले किससे अपनी बात कहेंगे, तो ऐसे ही कभी तस्वीर तो कभी कपड़ों से काम चलाना पड़ता है। साहिबा, वैसे तरीका अच्छा है, मैं भी करूँगी ऐसे। सभी अब धीरे धीरे हंसने लगीं ताकि बाहर बैठे लोगों को उनके हंसने की आवाज़ न सुनाई दे। कुछ वक्त बाद पंडित जी ने बताया कि 14 दिन बाद ऋषभ की शादी का मुहूर्त निकला है। रोहन की शादी भी उसी दिन की थी। सभी बहुत खुश थे। ऋषभ और मंजीत वापस कैंप लौटे तो उन्हें देव जय मिले। देव दुखी होने का नाटक करते हुए बोला, सुना है कि मेरा प्यारा फिरदौस मारा गया। ये सच है या अफवाह? ऋषभ उसके कंधे पर हाथ रख गंभीर होता हुआ बोला, मुझे बहुत अफसोस है इमरान कि तुम्हारा भाई जैसा दोस्त मारा गया। देव रोने का नाटक करने लगा, नहीं, कह दो कि ये सब झूठ है। मुझे अपने दोस्त के जाने का दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। ऋषभ, मंजीत और जय उसकी इस नौटंकी पर हंसने लगे। मंजीत, तेरा ना कभी कुछ नहीं हो सकता। देव, तेरा भी तो नहीं हुआ आज तक कुछ। मंजीत, एक बात बता, अभी तो कबीर भी नहीं है यहाँ, फिर तू ऐसे बच्चों की हरकत क्यों कर रहा है, जबकि ये सब तो तू उसी के सामने करता है ना। देव, अरे पगले, रात को जा रहे हैं ना सब मुस्ताक के ठिकाने पर, तो अपना भाई भी मिलेगा ना वहाँ। मंजीत, ओहो, तो ये बात है। देव, फिरदौस का मरना भी तो अच्छी खबर है, वरना हमारा सरदर्द ही बढ़ाता वो। हर वक्त यही लगता कि कहीं वो हमारे काम में अड़ंगा न डाल दे, या फिर उसकी वजह से कबीर को कोई खतरा ना हो। अब हम सभी अपने मिशन को आराम से अंजाम दे सकते हैं। चलो एक बार फिर सब कुछ चेक कर लेते हैं, अपना प्लान शुरू करने से पहले। मंजीत, ठीक है, चलो। ऋषभ की नज़र जय पर पड़ी। उसने ध्यान दिया कि वह कुछ शांत सा है। ऋषभ, तुझे क्या हुआ, इतना चुप क्यों है? माही की याद आ रही है? मंजीत, हाँ भाई, बेचारे की बात जो नहीं हुई कई दिन से। जय मुस्कुराया, ऐसा कुछ भी नहीं है। माही से तो कल दोपहर ही बात हुई है मेरी, और फिलहाल इन दिनों ज़्यादा देर बात भी नहीं करता, क्योंकि फाइनल एग्जाम शुरू होने वाले हैं उसके, तो पढ़ाई में दिक्कत होगी। देव, क्या बात है छोटे, तू तो बड़ा ध्यान रखता है अपनी माही का। जय मुंह बनाते हुए बोला, उसका नहीं, अपना ध्यान रख रहा हूँ। मंजीत, भला वो कैसे? जय, अरे कहीं मेरे साथ बातों में बिजी रहकर वह पढ़ाई पर ध्यान ना दे पाए और फेल हो गई तो मेरा तो अरमान अधूरा ही रह जाएगा ना उससे शादी करने का। फिर सिन्हा सर से कबीर सर कैसे बात करेंगे मेरी शादी की? और अगर सिन्हा सर को पता पड़ गया कि मैं उसे पसंद करता हूँ, तो कहीं वो माही के फेल होने का ठीकरा मेरे सिर ही ना फोड़ दें। ऋषभ, तो सुन लेना ना, एक बात बता, क्या तू अपनी माही के लिए इतना भी नहीं कर सकता? जय, सुनने को तो सब सुन लूंगा, लेकिन फिर कुछ महीने का इंतजार और बढ़ जाएगा ना माही की शादी से। यह सुनकर देव, मंजीत और ऋषभ हंस दिए। मंजीत, तू ना बहुत दूर की सोचता है। जय, वैसे मैं ऋषभ सर की वजह से भी नाराज हूँ। ऋषभ चौंका, मेरी वजह से? मैंने क्या किया भाई? जय, मैंने कहा था ना आपसे कि मैं भी आपके साथ चलूंगा। उस फिरदौस को मुझे मारना था, लेकिन उसका शिकार आपने कर लिया। ऋषभ, कोई बात नहीं, तेरे पास अभी काफी वक्त है, बहुत से मौके मिलेंगे तुझे, तब मार लेना। जय, और कोई चारा भी तो नहीं है सिवाय इंतजार के। देव, ओए खूनी फौजी, थोड़ी ठंड रख, तेरी जिद पर ही मैंने जावेद के 2 साथियों को मारने का मौका सिर्फ तुझे दिया था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा? जय, नहीं, जब भी कोई देश का दुश्मन मेरे सामने आएगा तो सीधे जहन्नुम ही जाएगा। मंजीत, शांत गदाधारी भीम, शांत, ऐसे नहीं होता। सबसे पहले हम आतंकवादियों को जिंदा पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब कोई रास्ता नहीं बचता तब हम उन्हें मारते हैं। जय, जानता हूँ, तभी तो उस जावेद को जिंदा छोड़ दिया। सभी हंसते हुए आगे बढ़ चले। शाम को सुनी इंदौर अपने घर पहुंची। उसे देखकर चाचा चाची और शालू बहुत ज़्यादा खुश हुए। वो सभी से मिल उनके साथ कुछ वक्त तक बैठने के बाद आराम करने अपने कमरे में चली गई और चाची किचन में चली गईं। शालू भी उठकर उसके पीछे जाने लगी कि चाचा जी ने उसे रोका और अपने पास बुलाया। शालू, क्या हुआ पापा? चाचा जी, देखो, तुम जा तो रही हो अपनी सुनिधि के पास, लेकिन वहाँ जाकर कहीं सारा राज मत खोल देना। उसे कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए कि उसकी शादी तय हो गई है।
उनसे मिलने आए मनीष ने जब शालू और उसके पापा को ऐसे धीमे से बातें करते देखा तो वहीं खड़ा हो उनकी बातें सुनने की कोशिश करने लगा। चाचा जी, अब हमारी सुनी की शादी बड़ी धूमधाम से होगी। बहुत जल्दी हमारी सुनी अपने घर चली जाएगी। उसके जाने पर दुख तो होगा, लेकिन खुशी भी बहुत है। कितना अच्छा परिवार मिल रहा है। बड़े दिनों बाद घर आई है, फिर शादी के बाद तो इसका आना और कम हो जाएगा। मनीष सोचने लगा कि आखिर ये माजरा है क्या। मैं तो बताकर आ चुका हूँ मेजर ऋषभ को कि ये कहीं और शादी करने वाली है। क्या उन्होंने कुछ भी नहीं किया, या इसने उन्हें कुछ बहला फुसला दिया है। मनीष यह सब सोच ही रहा था कि चाचा जी की नज़र उस पर पड़ी। अरे मनीष, तुम बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आओ। मनीष को देख सारू ने मुंह बना लिया और सुनी के कमरे में चली गई। मनीष घर के अंदर आ गया और चाचा जी के साथ बैठकर बातें करने लगा। सुनी ने जब कमरे में आती नाराज सी सालू को देखा तो बोली, क्या हुआ? अभी थोड़ी देर पहले तो तुम बहुत खुश थी, फिर एकदम से नाराज क्यों हो गई? सालू उसके पास आ बैठी। वही आया है। सुनी, कौन आया है? शालू, वही मिस्टर मजनू, अपनी मौसी का लाडला, पापा से बात कर रहा है। सुनी यह सुनते ही समझ गई कि शालू मनीष की बात कर रही है। उसने अपना सिर पकड़ लिया। हे भगवान, किसी को भी जरा चैन नहीं है। ये यहाँ क्यों आए हैं? सालू खड़ी होकर बोली, दी आप कहो तो मैं अभी से घर से भगा दूँ। सुनी, नहीं, रहने दे। अपने मौसी मौसा जी से मिलने आए हैं। हमें क्या करना है? तुम हमारे पास बैठो, आज हम ढेर सारी बातें करेंगे। दोनों अपनी बातों में मशगूल हो गईं। देर शाम कबीर मुस्ताक के पास बैठा था। कुछ वक्त बाद वहाँ एक आतंकी आया। वह मुस्ताक से कुछ कहने को हुआ कि आरिफ को देखकर चुप हो गया। मुस्ताक, क्या बात है? आतंकी, मुझे आपको ये संदेश अकेले में देने के लिए कहा गया है। मुस्ताक ने कबीर को जाने का इशारा किया। वह उठकर थोड़ी दूर जाकर खड़ा हो गया और उन दोनों की बातें सुनने की कोशिश करने लगा। वह यह तो नहीं सुन पाया कि दोनों के बीच बात क्या हुई है, लेकिन उस खबर को सुनकर मुस्ताक के चेहरे पर एक बार फिर खुशी की लहर दौड़ पड़ी। उसने उस आतंकी को जाने का इशारा किया और कबीर को वापस बुला लिया। कबीर, क्या बात है कमांडर? सुबह से आपको परेशान देख रहा हूँ, लेकिन उस शख्स ने ऐसा भी क्या कह दिया कि आपके चेहरे की खुशी वापस लौट आई? मुझे भी बताइए ताकि आपकी तरह मैं भी खुश हो सकूं। मुस्ताक कबीर से कुछ कहने को हुआ, फिर रुक गया और सोचकर बोला, नहीं नहीं, अभी नहीं। तुम्हें तो मैं यह खबर बताऊंगा नहीं, सीधे दिखाऊंगा। बस कुछ वक्त का इंतज़ार करो, फिर तुम भी खुशी से झूम उठोगे। कबीर थोड़ा सचेत हो गया, लेकिन ऐसी भी क्या बात है जो आप मुझे अभी बता नहीं रहे? माफ़ कीजिएगा, लेकिन मैं ज़्यादा वक्त तक इंतज़ार नहीं कर सकता। इतना धैर्य नहीं है मुझ में। मुस्ताक, अब तुम चाहे जो भी दलील दो, लेकिन यह राज तो मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं, सीधे दिखाऊंगा, वो भी जल्दी ही। कबीर ने 2 बार और कोशिश की मुस्ताक से बात जानने की, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया। कबीर सोच में पड़ गया कि आखिर माजरा क्या है। ऐसी क्या खबर है जो मुस्ताक उसे सुनाना नहीं, दिखाना चाहता है, और वह इतना खुशी से झूम रहा है। मुझे अब पूरी तरह से चौकन्ना रहना पड़ेगा। आज रात हमारी टीम भी यहाँ आने के लिए निकल रही है। हे भगवान, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो। इतना साथ दिया है आपने तो इस बार और सही। शालू को चाची ने किचन में मदद के लिए बुला लिया और चाचा जी टीवी पर न्यूज़ सुनने लगे। मनीष को उस रात वहीं रोक लिया गया था। उनके साथ बैठे मनीष ने सोचा कि इस लड़की की वजह से मेरी इतनी पिटाई हुई है, जाकर एक बार इसे सुना तो दूं। वो मेजर यहाँ थोड़ी ही आएगा। भड़ास निकाल कर भाग जाता हूँ, फिर इसकी शादी हो जाएगी कुछ ही दिनों में, तो उस मेजर से मेरा तो पीछा छूट जाएगा। तब उसे समझ आएगा कि ये लड़की कितनी शातिर है। पहले तो बिना किसी को बताए शादी की, फिर शादीशुदा होते हुए भी किसी और से शादी कर रही है। ये भी हो सकता है कि इसे पता चल गया हो कि इसका पति कितना बड़ा रावण है, इसीलिए उसे धोखा देकर भाग रही हो। लेकिन वो इसका पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। तब शामत आएगी इस लड़की की और इसके नए पति की। होने को तो ये भी हो सकता है कि उस मेजर ने ही इसका सच जानकर इसे छोड़ दिया हो। सही है, जो मेरी इससे शादी नहीं हुई, वरना ये तो मेरी भी हालत खराब कर देती। वह चाचा जी से बोला, मैं सुनी से मिलकर आता हूँ। चाचा जी, हाँ जरूर। किचन में काम कर रही शालू ने जब यह सुना तो बाहर की तरफ जाने लगी,
लेकिन चाची जी ने उसे रोककर काम में लगा लिया। शालू सोच में पड़ गई कि कहीं यह घटिया इंसान फिर से दी का मूड खराब ना कर दे। मनीष सुनी के कमरे में खड़ा हो गया।